चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है लू फेंग इस वक्त यानसू के सामने खड़ा था। यानसू लू फेंग से कहता है जस्ट बिकॉज तुम एम्परर के डिसाइपल हो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। जो यानसू था वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहा था। उसे यांग एशियन किंगडम के बारे में काफी कुछ पता था। उसे पता था कि 13 एम्परर्स के अंदर भी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, उनके अंदर काफी सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। उन 13 एम्परर्स के अंदर से जो एम्पर क्वीन है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनको छोड़ के बाकी के जितने भी एम्परर है वो हमेशा आपस में फाइट करते रहते हैं। उन्हें लिटरली हर चीज के लिए लड़ाई करनी पड़ती है, फिर चाहे वो रिसोर्सेज हो या अपॉर्चुनिटीज। सो ऐसे में वो एक दूसरे की टांग खींचने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। एंड जब लू फेंग को पनिशमेंट देने की बात आएगी तो डेफिनेटली ये सारे लोग आगे आएंगे, क्योंकि लू फेंग इतना ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। ये चीज डेफिनेटली उन लोगों की आंखों में चुभ रही होगी। लू फेंग हंसते हुए कहता है मैंने तुमसे कब कहा कि मैं पनिशमेंट को एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो याचू की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें और ज्यादा डिले करने की कोई जरूरत नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर हम लोग को लू फेंग की ब्लैक रिवर देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें थी। लू फेंग के अटैक को देखते ही यंसू तुरंत अपने डिवाइन ड्रिल्स को बाहर निकाल लेता है। अपनी डिवाइन ड्रिल्स की मदद से जैसे ही वो एक फॉर्मेशन बनाता है, उसके पाव के नीचे भी हम लोगों को एक फॉर्मेशन डायग्राम बनते हुए देखने के लिए मिल सकता था। वही इसकी जो डिवाइन ड्रिल्स थी ये लू फेंग की उस बड़ी सी वेव को रोकने में थोड़ा बहुत काम कर रही थी। जब लू फेंग ये चीज देखता है तो वो स्माइल करता है एंड कहता है इंटरेस्टिंग। लू फेंग मनी मन कहता है कि उस डिवाइन ड्रिल की मदद से इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग लगभग डबल हो चुकी है, बट स्टिल सेंट ब्यून के सामने ये बंदा कुछ भी नहीं है। एंड जब सेंट ब्यून लू फेंग के सामने नहीं टिक पाई थी तो ये किस खेत की मूली है। अगले मोमेंट के अंदर जो लू फेंग की ब्लैक रिवर होती है उसकी जो बड़ी सी टाइड होती है वो इस बंदे को पूरी तरीके से अंदर डुबा देती है। ये बंदा देख सकता था अपने आप को मरते हुए। वो फील करता है कि उसके बीच में और लू फेंग के बीच में बहुत बड़ा गैप है। वन थॉट वो इस आउटकम को बहुत पहले से जानता था। वो जानता था कि वो लू फेंग के सामने कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक सकता। यानसू लू फेंग के ब्लैक रिवर के अंदर कुछ टाइम तक झटपटाता है, अपने डिवाइन ड्रिल्स का इस्तेमाल करता है, बट उसका ये झटपटाना ये बस कुछ ही सेकंड तक चलता है। वही इसी सिटी के अंदर उसके दो और इनकाग्निशन से एंड इसी के साथ उसके तीनों इनकाग्निशन खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि जो जियांजी सिटी है ये एक बॉर्डर सिटी है, एंड क्योंकि इस सिटी को एक चौजलम ट्रांजिट लेवल के वॉरियर के द्वारा गार्ड किया जाता है तो काफी ज्यादा लंबे टाइम से ये सिटी काफी ज्यादा सेफ मानी जाती है। इसलिए काफी सारे चौजलम के वॉरियर्स इटर्नो ट्रू गॉड्स इस सिटी के अंदर रहने के लिए आते हैं। काफी सारे बड़े बड़े मर्चेंट्स यहाँ पे ट्रेड करने के लिए भी आते हैं। गाइस गॉड किंग लेवल के वॉरियर जल्दी फाइट करते नहीं है, एंड एक चौजलम ट्रांजिट लेवल का वॉरियर जब किसी सिटी को अटैक करता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जियांजी सिटी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इटर्नो ट्रू गॉड्स थे, एंड ये सारे ट्रू गॉड्स लू फेंग और यानसू को दूर से देख सकते थे। इन सारे आम लोगों ने एंड ट्रू गॉड ने इन दोनों की फाइट्स को एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने साफ साफ देखा कि जो यानसू है वो 2 सेकंड भी लू फेंग के सामने नहीं टिक पाया। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इन सारे ट्रू गॉड्स की फटी पड़ी थी, क्योंकि जब दो ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर्स आपस में लड़ाई करते हैं तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, एंड इनकी डिस्ट्रक्शन के अंदर इवन पूरी सिटी भी खत्म हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे ऐसा हुआ था जैसे कि एक पत्ता भी ना हिलाओ। इसका बस एक ही मतलब होता है कि उन दो लोगों के बीच में जो फाइट हो रही थी उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके कंट्रोल के अंदर सारी की सारी सिचुएशन थी, जिसने इस तरीके से सिचुएशन को संभाला जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि जो जनरल यानसू है इनका ये इतना पावरफुल था कि इवन कुछ इनिशियल लेवल के गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स भी इस बंदे का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते थे। एंड जब सिटी फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करता है तो ये आराम से किसी गॉड किंग लेवल के वॉरियर को भी हरा सकता था, बट सिटी की फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करने के बाद भी वो लू फेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मतलब ये बैटल भी इतना शांति के साथ हुआ था कि एक चूकी आवाज तक नहीं आई थी, क्योंकि जो लू फेंग की ब्लैक रिवर है उसने सारी की सारी शॉक्स को ऑब्जर्व कर लिया था। और यहाँ पे काफी सारे लोग काफी तरह डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि अभी अगली बारी इनकी ना हो, लेकिन इसलिए लोग थोड़ा बहुत शांत थे, क्योंकि इन लोगों के लिए यही काफी ज्यादा खुशी की बात थी कि लू फेंग एंड इसके बीच में बैटल हुआ, एंड उस बैटल के कारण इन लोगों को कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं हुआ। एंड जहां तक की रही बात लू फेंग की, तो वो ऐसे ही अंधा तो उन लोगों को स्लॉटर तो नहीं करता, ना उसका इन लोगों को मारने का कोई रीजन है। तो देखा जाए तो ये लोग इस वक्त काफी ज्यादा रिलेटिवली सेफ है। जियांजी सिटी से थोड़ा दूर हम लोग को एक फिगर अपीयर होते हुए देखने के लिए मिलता है। ये जो फिगर था ये और किसी का नहीं, ये यानसू का एक डिवाइन इनकाग्निशन था, जो कि बस एक ऑर्डिनरी सा इनकाग्निशन था। यानसू अपना सब कुछ खो चुका था। उसके सारे बड़े बड़े और मेन क्लोन्स मर चुके थे। इवन वो अपना सारा का सारा ट्रेजर भी खो चुका था। उसके पास एट द एंड बस उसकी एक छोटी सी जान बच गई थी। ये ऑर्डिनरी सा इनकाग्निशन। ये बंदा अपने मन ही मन कहता है ये फाइट ये पूरी तरीके से एक तरफा थी। इसके बीच में और मेरे बीच में इतना ज्यादा बड़ा गैप है, मैं शायद से अपने पूरी जिंदगी के अंदर इसे कभी ना हरा पाऊं। इवन अगर गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स के साथ इस बंदे को कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट रिलम के गॉड किंग, इवन सेकंड रिलम के गॉड किंग भी शायद ही इस बंदे का कुछ उखाड़ पाए। चलिए ये जो बंदा था ये बिल्कुल भी कुछ नहीं था। इसके मन के अंदर लू फेंग को लेकर काफी ज्यादा एनिमिटी थी, यानी कि इसे लू फेंग से काफी ज्यादा चिढ़ मच रही थी। बट ये बंदा एट द एंड कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके डिवाइन ड्रिल्स भी छुन चुके थे। वो लू फेंग के साथ सौदा करना चाहता था, वो अपनी जान को बचाना चाहता था, बट लू फेंग ने कीमत इतनी ज्यादा बड़ी मांग ली थी कि एट द एंड इस बंदे ने अपनी जान दे दी, एंड अपनी जान के साथ साथ वो चीज भी, मतलब लू फेंग ने एक तरीके से छीन ही लिया इससे।
जिसके बाद जो यान्सू होता है एकदम से उसकी जो आंखें होती है वो अपनी आंखों को बड़े बड़े कर लेता है एंड वो मन ही मन कहता है मेरे वो वेपन्स वो ऑलरेडी जा चुके हैं, उन वेपन्स के अलावा मेरी कोई भी वीकनेस नहीं है। यानी कि एक तरीके से वो वेपन काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड वो उन वेपन को काफी ज्यादा संभाल के रखता था एंड वही वेपन थे जिसका वो सबसे ज्यादा ख्याल रखता था। लेकिन क्योंकि अभी उसके पास ख्याल रखने के लिए कोई भी चीज नहीं है तो इस बंदे की कोई भी वीकनेस नहीं है, इसे मरने से भी डर नहीं लगता। ये बंदा लू फैंग को सबक सिखाने के लिए जो चाहे वो कर सकता है। जानता था कि जब लू फैंग गॉड किंग लेवल के सेकंड रिलम के ऊपर पहुंच जाएगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इवन टू रिलम पैलेस का जो मेन हेड है वो खुद लू फैंग को पर्सनली इनवाइट करने के लिए आएगा। बट अभी के लिए जितने भी बड़े बड़े रूलर है, जितने भी प्रोजेनिटर्स है, उन सभी के लिए लू फैंग एक पापी है, उसने एक क्राइम किया है, तो डेफिनेटली इस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। एंड ये बस लू फैंग को पनिशमेंट मिलते हुए देखना चाहता था एंड इसी चीज से काफी ज्यादा खुश था। इवन टॉट इस बंदे ने मरते मरते लू फैंग की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की थी। यानी कि उसने उन क्रिएचर्स को जिसकी गार्डिंग ये बंदा करता है, उसने उन सारी क्रिएचर्स के उन दरवाजों को खोल दिया था। अगर गलती से भी उनमें से एक क्रिएचर भी बाहर आता है तो लू फैंग के लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि एक तो उनको लू फैंग को मारना पड़ेगा या फिर लू फैंग उनको मार देगा। चाहे केस कोई भी हो, एट द एंड लू फैंग ही फंसने वाला है। ये अगर उसने अभी उन क्रिएचर्स को आजाद कर दिया होता और वो जो क्रिएचर्स है उनको इन लोगों ने काफी ज्यादा नाजों से पाल पोस के बड़ा किया है, और उनमें से एक क्रिएचर भी बाहर आ जाता तो काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत हो जाती, तो उनको मारना पड़ता। दूसरा, ये जो क्रिएचर्स है काफी ज्यादा रेयर है, तो इन क्रिएचर्स को ये लोग कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि इन्हीं की ब्लड लाइन से तो ये लोग हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते हैं। एंड इसलिए जो हुनियान ब्लड लाइन है वो थोड़ी संकी किस्म की ब्लड लाइन है, जिसके अंदर लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो यान्सू होता है वो दूर से लू फैंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड वो सडनली नोटिस करता है कि वो सारे के सारे जो हुनियान ब्लड लाइन वाले क्रिएचर्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। एंड उसे पता था कि ये सब चीजें होने वाली है, क्योंकि जैसी इसके सारे के सारे फॉर्मेशन ब्रेक हो चुके थे उसके बाद वो सारे क्रिएचर्स बारी बारी से बाहर आने की कोशिश करेंगे एंड बिना उन फॉर्मेशन के उन क्रिएचर्स को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि एक तरीके से नामुमकिन ही समझ लो। एंड अगर उनमें से कोई भी क्रिएचर बाहर आ जाता है तो आपको उसके आफ्टर इफेक्ट तो पता ही है, लू फैंग की जो भी पनिशमेंट होगी वो और भी ज्यादा सेवरियर हो जाएगी। इस बंदे को फिलहाल मजा आ रहा था क्योंकि जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो दिखना अभी शुरू हो चुके थे। वही हमें लू फैंग देखने के लिए मिलता है जिसके हाथों के अंदर हम लोग को वॉइड डिवाइन ड्रिल देखने के लिए मिल सकती थी। ये जो वॉइड डिवाइन ड्रिल थी ये यान्सू की थी एंड लू फैंग अपने मन ही मन समझ सकता था कि ये वॉइड डिवाइन ड्रिल लेने के बाद जो यान्सू है वो पूरी तरीके से टूट चुका होगा, लेकिन स्टिल लू फैंग सोच रहा था कि उसने जो कुछ भी किया उसने सही किया। वो स्टिल इस बंदे के लिए काफी ज्यादा नरमी से पेश आया, क्योंकि जो यान्सू है उसने उसे काफी ज्यादा प्रोवोक किया था, उसने बस उसे टारगेट किया, वो भी बिना किसी दुश्मनी के। बट बदले में लू फैंग ने बस उसका ट्रेजर लिया। लू फैंग जानता था कि जो बंदा है ये अभी भी पूरी तरीके से नहीं मरा एंड इसका कोई ना कोई क्लोन जरूर पूरी तरीके से जिंदा होगा अभी भी। लू फैंग इसे पूरी तरीके से मारना भी नहीं चाहता था, और लू फैंग इसे मारना चाहता तो वो ऑलरेडी अपनी लियोन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता एंड उस टेक्निक को यूज करती ये बंदा पूरी तरीके से मर जाता। लेकिन लू फैंग ने बस उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था एंड उसकी ट्रेजर को ले लिया था। एंड अगर अभी यान्सू लू फैंग को आगे कोई दिक्कत नहीं देता तो लू फैंग ऑलरेडी इस बंदे को अपने दिमाग से निकल चुका था। लेकिन अभी सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट ये था कि लू फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से इस वर्ल्ड एंट्रेंस को हैंडल करे। लू फैंग के एक ही थॉट के साथ जो उसका बड़ा सा वास्ट डार्क वर्ल्ड था जो कि पूरी तरीके से फैला हुआ था वो एकदम से श्रिंक होने लग जाता है। जो पूरी तरीके से इधर उधर फैला हुआ था वो श्रिंक होके एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके कारण उसके इस डार्क वर्ल्ड की थिकनेस काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है एंड वो इस डार्क वर्ल्ड को उसी जगह पे फॉर्म कर रहा था जहाँ पे वो वर्ल्ड एंट्रेंस था, ताकि बाकी क्रिएचर्स को बाहर आने से रोक सके। लू फैंग उस वर्ल्ड एंट्रेंस की तरफ देखता है जो कि ओरिजिनली कुछ एरेस के द्वारा सील थी एंड ये सारी की सारी जो फॉर्मेशन एरे थी इसे कंट्रोल करने के लिए यान्सू रिस्पॉन्सिबल था। पहले ये सारी की सारी जो फॉर्मेशन एरे थी ये अभी भी पूरी तरह से इंटैक्ट थी, बट जो लू फैंग था वो इन फॉर्मेशन एरेस को कंट्रोल करना नहीं जानता था एंड वो सारे के सारे जो हुनियान ब्लड लाइन के क्रिएचर्स थे वो कहीं ना कहीं फील कर चुके थे जो फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, इसलिए वो पागलों की तरह झट बनाना शुरू हो चुके थे। जो लू फैंग होता है वो अपनी ब्लैक रिवर की मदद से इस पूरी की पूरी एंट्रेंस को ब्लॉक कर देता है एंड लू फैंग भी अपने उस ब्लैक रिवर के ऊपर ही खड़ा हुआ था इस वक्त। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो बड़ी सी जो मेम्ब्रेन वॉल लू फैंग ने बनाई थी उस गेट के ऊपर, गेट के अंदर से एक हाथ हम लोगों को बाहर आते हुए देखने के लिए मिल सकता था जो कि उन्हीं में से एक क्रिएचर का था। जैसे लू फैंग उस हाथ की तरफ देखता है वो सडनली अपने ब्लैक रिवर के प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देता है एंड बाहर से हम लोगों को और ज्यादा ब्लैक रिवर के पार्टिकल्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि उस वॉल को और ज्यादा थिक बना रहे थे। इसके मदद से तुरंत वो जो बीस्ट होता है वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है एंड वो दीवार पूरी तरीके से वापस से सील पैक हो जाती है। लू फैंग ने इस वक्त यहाँ पे डबल सेपरेशन लगा के रखा था एंड साथ ही साथ लू फैंग खुद भी वहाँ
पे खड़ा था। कुछ टाइम तक वो सारे के सारे जो क्रीचर्स होते हैं वो काफी ज्यादा तड़पते हैं एंड वो काफी सारी नॉइस क्रिएट करते हैं एंड वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम के बाद वो समझ चुके थे कि वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इवन थॉट यहाँ पे एरे फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो डार्क वॉल है इन्होंने उसे पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा था एंड वो समझ चुके थे कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो वापिस से शांत हो जाता है। जो लू फेंग होता है वो एक लंबी सांस लेता है एंड अपने आप से कहता है, मुझे तो लगा था कि मुझे खुद क्रिएचर्स को रोकना पड़ेगा, लेकिन वो बात अच्छी है कि मेरी ब्लैक रिवर्स की मदद से ये क्रिएचर्स पूरी तरीके से सप्रेस हो गए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे के सारे जो क्रिएचर्स होते हैं वो केज के बाहर के क्रिएचर्स होते हैं। इनकी जो ब्लड लाइन होती है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं होती। इनकी ब्लड लाइन, इनका ब्लड किसी भी नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है या फिर हल्का फुल्का भी ऐसी नॉर्मली भी कांटेक्ट में आता है तो वो तुरंत उन्हें पूरी तरीके से पागल कर सकता है। लेकिन कोई इस ब्लड को कंट्रोल करके अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता है। इसलिए क्रिएचर्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं एंड इन क्रिएचर्स को यहाँ पे पाला जा रहा था। ये क्रिएचर इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि आप समझ सकते हो कि लू फैंग को वो जो इंसेक्ट बीटल मिला था जो कि उसके मास्टर ने उसे दिया था वो भी एक हुनियान ब्लड लाइन का ही क्रिएचर था जिसको लू फैंग ने बस स्टडी किया था। एंड वैसा बस एक ही क्रिएचर उसके टीचर के पास था जो कि उसने लू फैंग को दिया था एंड ऑलरेडी वो बहुत बड़ी हेल्प थी, क्योंकि नॉर्मली ऐसे क्रिएचर्स मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड फिलहाल आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज आ रही होगी कि क्रीचर इतनी ज्यादा ताकतवर है तो यहाँ पे बाहर गार्डियन के लिए एक क्योस रिलम ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर को ही क्यों खड़ा किया गया था। गाइस ये जो क्रिएचर्स है इनकी जो ब्लड लाइन है वो थोड़ी सी पोल्यूटेड है एंड ऑलरेडी डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर है, यानी कि ये क्रिएचर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। जो रियल प्योर ब्लड लाइन के क्रिएचर्स होते हैं वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड एक नॉर्मल क्योस रिलम का क्रिएचर भी एक गॉड किंग लेवल जितनी स्ट्रेंथ को प्रोसेस कर सकता है। एंड डेफिनेटली जहाँ पे ऐसे क्रिएचर्स को रखा गया है वहाँ पे गार्डिंग के लिए भी बड़े बड़े गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स को रखा गया है। लू फैंग था वो पहले से पूरी तरीके से प्रिपेयर था, क्योंकि लू फैंग को लगा था कि उसे इन क्रिएचर्स को रोकने के लिए पूरी तरीके से ऑल आउट जाना पड़ेगा। इवन थॉट उसे लगा था कि उसे अपनी स्टार टावर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा इस वर्ल्ड एंट्रेंस को सप्रेस करने के लिए। लेकिन अभी करंट सिचुएशन के अंदर लू फैंग सोच रहा था अभी सिचुएशन ऑलरेडी पूरी तरीके से कंट्रोल के अंदर है एंड उसे कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है। लू फैंग ने बॉर्डर सिटी के ऊपर हमला किया, उसने यानसू को मार दिया और उसने यांगफे एशियन किंगडम के अंदर एक पाप किया। इन सब चीजों के कारण लू फैंग के ऊपर काफी सारी छोटी मोटी पेनाल्टीज लग सकती है, लेकिन स्टिल लू फैंग इन सब चीजों से कुछ ज्यादा नहीं डरता था। सबसे बड़ा पाप तो तब होता अगर इनमें से कोई भी एक क्रिएचर बाहर आ जाता, क्योंकि फिर जो लू फैंग की पनिशमेंट होगी वो सही में काफी ज्यादा वर्स हो सकती थी। इवन लू फैंग खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी क्योस रिलम ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर को मारना जो कि एक गेस्ट ऑफिशियल है, इस चीज से यांगफे एशियन किंगडम को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जो गेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं वो पूरी तरीके से फ्री होता है, वो किसी भी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करते, वो बस उन कंट्रीज के लिए काम करते हैं एंड गेस्ट ऑफिशियल्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती यांगफे एशियन कंट्री। तो एक घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिए या मरे। लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर बस बात इतनी थी कि इस बार ये जो चौधरी का गेस्ट ऑफिशियल था ये इनकी एक काफी ज्यादा रेयर जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड इस करंट सिचुएशन के अंदर इस बंदे को मारना यानी कि यांगफे एशियन कंट्री को उंगली करने वाली बात हो गई थी। लेकिन ये उंगली होती इससे पहले लू फैंग ने उंगली रोक ली थी, यानी कि लू फैंग ने इन सारी क्रिएचर्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। लू फैंग था वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है, वो बस वेट कर रहा था कि कोई पर्सन यहाँ पे आए एंड उसके बाद उसे पनिशमेंट दे। वो सोच रहा था कि यांगफे एशियन किंगडम उसके ऊपर किस तरीके की पेनाल्टीज इंपोज करेगी। वही जो लू फैंग का एक डिवाइन अवतार होता है वो तुरंत एम्परर चू के पास जाता है, क्योंकि लू फैंग ऑलरेडी कांड कर चुका था तो वो अभी अपने मास्टर के पास जाके इन सब चीजों के बारे में बताना चाहता था उन्हें। हम लोग को एम्परर चू पैलेस देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एक बर्ली फिगर यहाँ पे बैठा हुआ था जमीन के ऊपर। ये दिखने में काफी ज्यादा मैजेस्टिक एंड काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था कि लू फैंग के मास्टर थे। वो लू फैंग की तरफ देखते स्माइल करते हुए एंड कहता है, मेरा बच्चा तू यहाँ पे मेरे से जियांते सिटी के बारे में बात करने के लिए आया, क्यों जो भी तूने कांड वहां पे करके आया है। लू फैंग कहता है कि उस यंजू ने मेरे दिमाग का दही कर दिया था, सो इसलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा, लेकिन अभी लगता है कि मैंने गलत किया। वही उसके टीचर कहता है, क्या तुम एक प्रैक्टिशनर हो एंड तुम्हारे पास थोड़ी सी भी तसल्ली नहीं है? तुम्हारा टेम्पर इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है? तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा हाई है एंड तुम्हारे ऊपर इस तरीके की केयरलेसनेस बिल्कुल सूट नहीं करती। इसके बाद जो एम्परर चू होते हैं वो लू फैंग की तरफ देखते हैं एंड फिर हंसने लग जाते हैं एंड फिर कहता है, मेरे डिसाइपल तुम मेरे पास इस बार अपने पर्सनल दुश्मनी को सॉल्व करने के लिए लेके आए हो, लेकिन तुम्हारे और यांचू के बीच में जो भी दुश्मनी थी वो तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी थी एंड ये सब दुश्मनी करने के चक्कर में तुम थोड़ी बकेती करके आ गए। अभी तुम मेरे से रास्ता पूछना चाहते हो, लेकिन तुम कभी भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए नहीं आए कल्टीवेशन के बारे में। तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ? जो लू फैंग होता है वो ये चीज सुनते ही अपने मुंडे को नीचे करता है, कहता है, मास्टर आप काफी ज्यादा अच्छे हो अपने डिसाइपल्स को टीच करने के लिए। वो ये चीज सुन के एम्परर जो थोड़े से सरप्राइज होते हैं एंड वो लू फैंग से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो मैंने तुम्हें कब गाइडेंस दी एंड ये सब कब हुआ? लू फैंग उनसे कहता है, लास्ट टाइम जब आपने मुझे समन किया था एंड आपने मुझसे कुछ डिफिकल्टीज के बारे में पूछा था जो कि मुझे अपने कल्टीवेशन के अंदर आ रही है, तब मैंने आपसे पूछा था ट्रिनिटी फॉर्म के बारे में
जिसके अंदर मैं काफी ज्यादा लंबे टाइम से फंसा हुआ था। आपके गाइडेंस के कारण मेरे सारे से सारे डाउट्स क्लियर हुए। उसके अलावा आपने मुझे गोल्डन आर्मर इंसेक्ट कॉर्प्स दिए थे, कि वो बीटल, उसे स्टडी करके मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाया। मेरा 10 डायरेक्शनल वर्ल्ड फॉर्म और ज्यादा पावरफुल हो पाया। इसके बाद आपने मुझे हुनियन क्रिस्टल स्पिरिट फ्रूट दिए, एंड उन हुनियन क्रिस्टल स्पिरिट फ्रूट को देने के कारण मेरा कॉम्प्रहेंशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गया, एंड उसी कारण मेरा ब्रेक थ्रू हुआ। मेरी स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा बस आप ही के कारण बढ़ पाई है। अगर आपने समय समय पे मुझे वो गाइडेंस नहीं दी होती, वो सारी के सारे रिसोर्सेज नहीं दिए होते, तो शायद मैं आज जहाँ पे हूँ मैं वहाँ पे नहीं होता। सच्ची बोलूँ तो उसी डेड बॉडी के कारण जो मोरुशा है उसने भी अपना ब्रेक थ्रू कर दिया। तो इस तरीके से लू फेंग के एक तरीके से 2 निशाने लग चुके थे। उसके पास ऑलरेडी एक गॉड किंग लेवल का सेक्टर बीस था, एंड लू फेंग मोरुशा की मदद से अपने डिस्ट्रक्शन ओरिजिन पाथ को भी इस वक्त अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता था एंड कॉम्प्रहेंड कर पा रहा था। ये सब चीजें हुई थी बस उस एक बीटल कॉप्स की वजह से, जो कि उसके उसके मास्टर ने दिया था। के अलावा उसका कल्टीवेशन इतना ज़्यादा फास्ट था क्योंकि वो अपने मास्टर के उन सारे फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहा था। इसकी वजह से कॉम्प्रहेंशन की स्पीड 20 to 30% बढ़ जाती है। जब उसके मास्टर इन सब चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो वो स्माइल करता है एंड कहता है, तुम्हारी बातें सुन के तो सही में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारी सक्सेस, तुम चौदलम ट्रांसलेट लेवल के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाए, वो सही में मेरी गाइडेंस के कारण बने। फिर वो भी समझते थे। आखिर उन्होंने कोई भी ज़्यादा डिटेल इंस्ट्रक्शन लू फेंग को प्रोवाइड नहीं किए थे, तो बस समय समय के ऊपर उसे छोटा छोटा पुश दिया था। लू फेंग ने जो भी किया था वो अपने खुद से किया था। इन सब चीज़ों के अंदर बस लू फेंग का टैलेंट दर्शाता है कि उनका डिसाइपल ऑलरेडी इतना टैलेंटेड है कि उन्हें ज़्यादा टाइम उसके ऊपर खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बस अगर छोटे मोटी गाइडेंस उसको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहे तो वो इंडीड अपना कल्टीवेशन खुद से कर सकता है। बट आज लू फेंग ने जो कुछ भी अचीव किया है वो बिना एम्परर चू की मदद के भी ये सब कुछ अचीव कर सकता था, बस उसे थोड़ा सा टाइम लगता। इसके बाद जो एम्परर चू होते हैं वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे से जियानजांग सिटी के बारे में बात करने के लिए आए थे, तो तुम्हें उन सब चीज़ों के बारे में भी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे से मदद मांगी तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम एक काम करो कि उन हुनियन ब्लड लाइन क्रीचर्स का अच्छे से ध्यान दो, उनमें से कोई भी क्रीचर बाहर नहीं आना चाहिए। जब तक तुम उन क्रीचर्स को संभाल के रखते हो तब तक तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो काफी ज्यादा लिमिटेड रहेगी। फिर कहता है, हाँ मैंने करंटली उन सारे के सारे क्रीचर्स को सप्रेस करके रखा है, मैंने वर्ल्ड एंट्रेस को पूरी तरीके से सील कर दिया है। एम्परर चू लू फेंग से कहता है, लेकिन अगली बार से तुम्हें काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें अपने गुस्से के ऊपर भी काबू पाना होगा कि तुम्हारी इस तरह की गलतियां काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। अगर आज उन हुनियन ब्लड लाइन क्रीचर्स को कुछ भी होता, अगर उनमें से एक क्रीचर भी बाहर आता तो तुम्हारी जो पनिशमेंट है वो सही में काफी ज्यादा सेवियर हो सकती थी, एंड इवन मैं अभी तुम्हें नहीं बचा पाता। लू फेंग कहता है, मैं समझ सकता हूँ मास्टर, आप मुझे क्या कहना चाहते हो। लू फेंग ने इस बार इतने ज्यादा कॉम्पिटेंटली इस बंदे के ऊपर अटैक किया था क्योंकि उसे अपने स्ट्रेंथ के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा था। साथ ही साथ उसके पास स्टार टावर भी था जो कि एक गॉड किंग लेवल का ट्रेजर है। अगर वो यानसू को मार नहीं सकता था तो वो पूरी तरीके से उसे सप्रेस कर सकता था, एंड यानसू की तो बात भी नहीं थी, वो अपने स्टार टावर की मदद से कम उन क्रीचर्स को तो रोक ही सकता था। इसका उसे पूरी तरीके से भरोसा था। एम्परर चू लू फेंग से कहता है, देखो मैं तुमसे कोई भी चीज नहीं छुपाऊंगा। जितने भी 13 एम्परर्स है रॉयल फैमिली के अंदर, उनके अंदर एम्परर क्वीन के द्वारा जितने भी 12 एम्परर्स है वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं रिसोर्सेज के लिए एंड बाकी सारी चीजों के लिए। बस कहने के लिए एम्परर्स है, इवन उनके रूल्स भी नहीं चलते कि उनके हाथों के अंदर कुछ भी नहीं होता। जैसे कि इस वक्त एम्परर चू अगर चाहे भी फिर भी वो लू फेंग को पूरी तरीके से पनिशमेंट से नहीं बचा सकते। बस कोशिश कर सकते कि कोई भी सिचुएशन का गलत फायदा ना उठाए एंड लू फेंग को जबरदस्ती पनिश करने की कोशिश ना करे। लेकिन अगर इसी जगह पे एम्परर क्वीन होते तो वो चाहते तो वो लू फेंग की पूरी पनिशमेंट ही हटवा सकते थे, इतनी पावर वो पोजेस करते हैं। एंड एम्परर क्वीन जो है वो ग्रेट डाउ के पाथ को कॉम्प्रहेंड करके इतना ज्यादा पावरफुल हो गए, उन्हें छोड़ के बाकी के जितने भी एम्परर्स है उनके अंदर से आधे लोग हुनियन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इवन वो एम्परर डीफू का एग्जाम्पल देते हैं जिन्होंने हुनियन ब्लड लाइन को कल्टीवेट करके अपने करंट स्ट्रेंथ के ऊपर आए थे। बट जब उन्हें पता चला कि उनका ब्लड काफी ज्यादा पल्यूट हो रहा है, वो अगर आगे बढ़ भी गए तो वो ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, उन्होंने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लिया एंड उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नेट किया। उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की, इतना कुछ करने के बाद भी उनका जो माइंड था वो ऑलरेडी पूरी तरीके से करप्ट हो चुका था। यानी कि भले उनकी बॉडी जो थी वो उस खून के जितने भी बुरे इफेक्ट थे उन सब से बच चुके थे, लेकिन उनका माइंड और उनका दिल वो ऑलरेडी करप्ट हो चुका था। फिर वो अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे भुला सकते थे हुनियन ब्लड लाइन को लेके। डीफू इस वक्त काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो इस वक्त फॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने वापिस से अपने लिए एक नई बॉडी रिफाइन की है जिसकी मदद से वो अगर उस बॉडी को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाए एंड अपनी पावर्स को बेकरार कर पाए तो हो सकता है कि वो अगले एम्परर क्वीन बने। मतलब एक तरीके से एम्परर क्वीन की पोजीशन ऐसे समझ लो कि जिन्होंने पूरे के पूरे रॉयल यांगफांग एशियन किंगडम के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखा है। जितने भी मोनार्क्स है, जो 13 मोनार्क्स है, वो 13 में से 12 मोनार्क्स उनके कदमों के नीचे है, क्योंकि 13वें तो वो खुद ही है। के बाद जो डीचू होता है वो लू फेंग से कहता है कि ये बस हम लोग नहीं है जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, बल्कि जितने भी रूलर्स है, जो एशियन किंगडम के बड़े बड़े रूलर्स है, वो लोग भी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। डैन ये जो पाथ ऑफ डाव है इसके ऊपर सभी लोगों को एक दूसरे के साथ कम्पीट करना पड़ता है। थर्ड जो एंसेस्टर ऑफ यांगफांग एंड एंसेस्टर ऑफ लीटिंग है वो लोग भी आपस में फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों
को पता चला कि लीडिंग नाम का भी कोई बहुत पुराना फैक्शन है, इसके बारे में अभी तक हम लोगों को नहीं बताया गया था। इन फैक्शंस के जो लीडर्स है यानी कि इनके मोनार्क, इनके एंसेस्टर्स, वो लोग भी कहीं डार्क के अंदर आपस में फाइट कर रहे हैं। इवन थॉट जब लू फैंग गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा, वो अपना बदला ले लेगा, उसके बाद भी हमें मे भी आगे की स्टोरी देखने के लिए मिल सकती है कि एट द एंड पूरे के पूरे स्वॉलो स्टार यूनिवर्स का एमसी तो एक ही बंदे को बनना है। इसी के साथ जो लू फैंग होता है वो सोचने लग जाता है कि जो एंसेस्टर ऑफ यांग फैंग एंड लीडिंग है, ये सारे के सारे ऐसे एंटिटीज है जो कि ऑलरेडी अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल को सप्रेस कर चुके हैं और उन्होंने ऑलरेडी अपने लेगेसीज के लिए काफी सारे रिसोर्सेज छोड़ रखे हैं इन दो एशियन किंगडम्स के लिए। एंड जिनके पास ऑलरेडी इतने ज्यादा रिसोर्स है, उसके बाद भी वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, इसके बाद भी वो कम्पीट कर रहा है। फिर जो लू फैंग की तरफ देखते हैं एंड कहता है इस दुनिया के अंदर सभी लोग मारे जाएंगे। इवन थॉट वो जो दो एंसेस्टर है वो भी किसी भी मोमेंट के ऊपर मारे जा सकते हैं। लू फैंग ये चीज सुनता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। जो ऑलरेडी टॉप ऑफ मोनार्क के ऊपर है उन्हें कौन मार सकता है। फिर लू फैंग की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं एंड कहता है कि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। तुम्हें पता होगा कि जो ओरिजिनल यूनिवर्स है उसकी साइकिल्स होती है, इसी तरीके से हमारा ये जो सोर्स वर्ल्ड है वो भी सुप्रीम लॉज के थ्रू गवर्न किया जाता है एंड इसकी भी साइकिल्स होती है। एक दिन ये जो सोर्स वर्ल्ड है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसे कि ओरिजिनल यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन सेक्टर बीस्ट के थ्रू लिखा हुआ था। इन लू फैंग ने सेक्टर बीस्ट को खत्म करके पूरे के पूरे फ्यूचर को चेंज कर दिया। बट उसके बाद भी जो ओरिजिनल यूनिवर्स है वो अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गया था। उसके बाद ओरिजिनल यूनिवर्स वापस से रिक्रिएट हुआ। उसी के बर्थ से लू फैंग ने काफी कुछ सीखा था। इसी तरीके से गाइस इनका ये जो ओरिजिनल कॉन्टिनेंट है इसका भी अपना एक साइकिल है, जब इसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जो टॉप ऑफ द टायर के अंदर है वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जो भी एम्पर लेवल स्ट्रेंथ के नीचे होंगे वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, उन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। लू फैंग इन सब चीजों को समझ सकता था क्योंकि जो लू फैंग था वो लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ओरिजिन पाथ को फॉलो करता था एंड उसने जो कुछ भी सीखा था सुप्रीम लॉज ऑपरेशंस के थ्रू, उसने एक चीज समझ ली थी कि डिस्ट्रक्शन से ही वापस से रीबर्थ होता है। हर चीज का रीबर्थ होना पूरी तरीके से कंपलसरी है, हर चीज का डिस्ट्रॉय होना भी पूरी तरीके से कंपलसरी है। सोर्स वर्ड की साइकिल होती है एक्सट्रीमली लॉन्ग होती है तुम्हारे ओरिजिनल यूनिवर्स के कंपैरिजन के अंदर। इन काफी सारे ऐसे प्रैक्टिशनर है जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबे टाइम से जी रहा है एंड लेकिन उसके बाद भी इतनी जिंदगी उनके लिए इनफ नहीं है। वो हमेशा के लिए अमरता को प्राप्त करना चाहता है, वो कभी मरना नहीं चाहते, इसलिए वो हमेशा कम्पीट कर रहा है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बने। वो जो लोग हैं जो कि अपने आगे की लाइफ के लिए कम्पीट कर रहे हैं वो लोग बस एक पाथ दूर है ट्रांसेंडिंग से। एक बार वो सोर्स वर्ल्ड को ट्रांसेंड कर दे इसके बाद वो लोग वापस से एक नई दुनिया के अंदर पहुंच जाएंगे। ये वैसे ही था जैसे कि लू फैंग ने ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर अपना ट्रांसेंड इंकाग्निशन किया था एंड अपने ट्रांसेंड इंकाग्निशन से ही लू फैंग एक पाथ के थ्रू इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आया था। उसी तरीके से हो सकता है गाइस इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट के परे भी एक दूसरी दुनिया हो। वैसे भी हम लोगों को बताया गया है कि ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट एक केज है, इस केज के बाहर के जो बीस्ट है वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है। फिर लू फैंग से कहता है मैं तुम्हें ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा होप है, तुम्हारा टैलेंट एंड तुम्हारा कॉम्पिटिशन ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है। जो ऑर्डिनरी चौधरी ट्रांसेंड लेवल के वॉरियर्स है उनका कोई भी होप नहीं है जिंदा बचने का, वो एट द एंड वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन तुम अलग हो उन सबसे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम चीजों को बदल सकते हो। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो थैंक्स कह देता है एंड पीछे की तरफ मुड़ जाता है। लू फैंग जाते जाते बस यही सोच रहा था, उसे अब जाके थोड़ी मोटी चीजें समझ आ रही थी कि क्यों टूरिलम पैलेस के अंदर अगर किसी को भी ऑफिशियल मेंबर बनना हो तो उसे गॉड किंग के सेकंड रिलम के ऊपर होना पड़ेगा। आखिर वहां पे इतना ज्यादा हाई मेरिट क्यों सेट किया गया है, क्यों ये सब लोग हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर के अंदर बिजी रहते हैं। लू फैंग जा रहा था तभी पीछे से एम्परर जू कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें पावरफुल बनना पड़ेगा। लू फैंग कहता है मैं समझता हूँ मास्टर, मैं आपकी बातों को याद रखूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स लू फैंग को ऐसा फील हो रहा था कि एम्परर चू ने उसके साथ काफी कुछ शेयर किया है। ये जो लू फैंग है वो डायरेक्ट डिसाइपल है एम्परर चू का, ना ऑर्डिनरी चौधरी ट्रांसेंड लेवल के लोग इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते। वो अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है, उन्होंने अपनी खुद की एक छोटी सी दुनिया बना के रखी है एंड उसके बाहर वो कभी देखना ही नहीं चाहते। लू फैंग को देखते हुए एम्परर चू मनी मन सोच रहे होते कि आई होप मेरा ये डिसाइपल ये एम्परर लेवल की स्ट्रेंथ के ऊपर पहुंच जाए इससे पहले कि ये सोर्स वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो। एम्परर चू को हमेशा से लगता था कि लू फैंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उसने अपने खुद के टैलेंट एंड टेक्निक की मदद से चॉस ट्रांसेंड रिलम के अंदर ब्रेक थ्रू किया एंड सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल बन गया। लू फैंग की काफी ज्यादा हाई चांसेस थी कि लू फैंग सेकंड लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल को ब्रेक थ्रू करके अल्टीमेट लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंचेगा। इसी के बाद हम लोगों को एम्परर यान के बारे में बताया जाता है जो कि फर्स्ट एम्परर थे पूरे के पूरे एंटायर यांग एशियन किंगडम के एंड उनके नाम ने एक टाइम के अंदर पूरे के पूरे ओरिजिन किंगडम को हिला के रखा था। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके और एम्परर्स बनते गए, एम्परर क्वीन हो गए एंड और बाकी के एम्परर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे करके कम होता गया। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को यान्सू देखने के लिए मिलता है जो कि अपने सामने वाले एम्परर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है लॉर्ड लुए उसने जिनजिंग सिटी के ऊपर अटैक किया, उसने मेरे सारे के सारे अवतार्स को मार दिया, मेरा सारा ट्रेजर ले लिया। यान्सू के सामने इस वक्त एक टावरिंग फिगर खड़ा था जो कि पूरी तरीके से आग से लपटा हुआ था एंड उसके बहुत बड़े बड़े फ्लेमिंग विंग्स भी थे। यान्सू इवन इस बंदे की तरफ देख भी
भी नहीं सकता था क्योंकि इसके बॉडी के अंदर चलने वाली जो फ्लेम थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि जो एम्पर यान थे वो पहले वो इंसान थे जिन्होंने हुनियान ब्लड लाइन को कल्टिवेट किया था। एंड हुनियान ब्लड लाइन काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है एंड काफी ज्यादा करप्टिव भी है। इसके बाद वो यानसू से पूछते हैं क्या वो हुनियान ब्लड लाइन के क्रिएचर्स क्या वो भाग गए। यानसू रिप्लाई करते हुए कहता है नहीं, कोई भी नहीं भागा। जो यानसू था उसने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि वो लू फेंग का काम बिगाड़े, लेकिन एट द एंड लू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल था एंड उसने पूरी तरीके से सिचुएशन के ऊपर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल ले लिया था। एम्परर कहता है कि तुम्हें अभी सिचुएशन के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार जैसे ही हेवनली मिशन खत्म होगा वैसे ही मैं खुद इन सब मैटर्स को हैंडल कर लूंगा। हेवनली मिशन यानी कि वो ब्लड स्पिरिट ऑब्स वाला मिशन एंड वो 7 मार्क इसका कंपटीशन। के बाद जो यानसू होता है वो ऐसे चला जाता है। वही जो एम्परर होता है वो मनी मन सोचता है कि एम्परर चुकाई जो डिसाइपल है ये फर्स्ट चौदह ट्रांसलेट लेवल का वॉरियर बन चुका है ऑलरेडी। लू फेंग का टैलेंट वो ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है एंड उन्हें कैसे भी करके इस बंदे को सप्रेस करना पड़ेगा। ये जो बंदा था एम्परर, इसे कोई भी खुशी नहीं थी लू फेंग की स्ट्रेंथ की, क्योंकि इसके स्ट्रेंथ से एम्परर यान फैक्शन को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला था। आज के अंदर वो लू फेंग के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन लू फेंग की करंट स्ट्रेंथ ने लिटरली इसके दिमाग को भी खराब करके रख दिया है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को जियाजी सिटी का सीन दिखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा काम थी। यहाँ के एक अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर यानी कि गैरिसन मेंशन के अंदर हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि क्रॉस लाइक करके बैठा हुआ था एक बड़े से हॉल के अंदर। एंड वही हम लोग को 50 बिलियन ब्लैक रिवर्स देखने के लिए मिल सकती थी, जिसने एक ब्लैक रिवर वर्ल्ड बनाया था जो कि वर्ल्ड एंट्रेंस को सप्रेस करने का काम कर रही थी। लू फेंग मनी मन अपने आप से कहता है कि मैं ऑलरेडी ग्रेट डा ऑफ लाइफ ओरिजिन को कन्फ्रंट कर चुका हूँ, कि वो ओरिजिनल यूनिवर्स का वर्ड देख चुका है। वो जानता था कि जितने भी काउंटलेस लाइफ है वो एट द एंड डिस्ट्रक्शन को फेस करेंगी। एंड ये जो बड़ा सा केज है ये भी सुप्रीम लॉस के थ्रू ही गवर्न किया जाता है। जो लू फेंग था वो मनी मन एक ही चीज सोच रहा था कि जब वो अर्थ के ऊपर रहता था तो वो काफी ज्यादा कमजोर था। उसके आसपास के जितने भी लोग थे वो बूढ़े होते थे, जवान होते थे, फिर बीमार होते थे और फिर मर जाते थे। उनकी जो लाइफ स्पैन होती थी वो हार्डली 100 ईयर्स तक रहती थी। देखा जाए तो वो भी एक ऑर्डिनरी इंसान ही था, लेकिन आज आज वो इस हद तक बड़ा हो चुका है कि ऑलरेडी उसने अपने खुद के ओरिजिनल यूनिवर्स की रिकॉग्निशन साइकिल को एक्सपीरियंस कर लिया है। अभी वो जिस सोर्स वर्ल्ड के अंदर आके रह रहा है, ये सोर्स वर्ल्ड भी जल्दी काउंटलेस रिकॉग्निशन एरा के बाद खत्म हो जाएगा। अगर मैं सही में इस सोर्स वर्ल्ड के एंड तक सही में जिंदा रह पाया तो वो ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उस टाइम के बाद मुझे रिग्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जी चुका हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन एंजॉय किया कल्टीवेशन करते हुए। फिर तब तक मैं डिवाइन किंग रिलम के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करूँ या ना करूँ ये चीज़ मैटर नहीं करेगी, बट आगे भी मेरी ज़िंदगी का हर एक दिन मैं यादगार बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। एंड गाइस, इसी से हम लोग को एक बहुत ज़्यादा डीप मैसेज मिलता है। भले ही जो लू फेंग है वो अपनी फ्यूचर गोल के बारे में जानता है, वो जानता है उसे आगे जाके जल्दी डिवाइन किंग रिलम के ऊपर ब्रेक थ्रू करना है ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन उसने इस गोल को ही अपना सब कुछ नहीं बना के रखा। मनी मन अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर वो अपना ब्रेक थ्रू कर पाता है फिर भी ठीक है, एंड नहीं कर पाता स्टिल ओके। उसने अब तक जितनी लाइफ जी वो उससे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है एंड वो अभी अपने काम के ऊपर फोकस कर रहा है ना कि अपने गोल के ऊपर। मैं भी अपने लाइफ के अंदर यही सेम चीज करनी चाहिए। बस सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते, सपनों के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर हम और हम अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखे बिना सपने देखे भी, तो एक ना एक दिन हमारा जो हार्ड वर्क है वो ऑटोमेटिकली एक सपना बन जाएगा एक दिन। सो कर्म करो, फल के पीछे मत भागो। इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है एंड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो हेवनली रैंक मिशन है ये फाइनली अपने एंड के ऊपर आ जाता है। लू फेंग था वो ऑलरेडी अपना एक अवतार छोड़ चुका था ब्लड स्पिरिट स्टार के ऊपर, जिसके अंदर कुल मिला के 30 बिलियन ब्लैक रिवर्स की ताकत थी। पहले वो जानता था कि जो ब्लड स्पिरिट स्टार है वो वापस से इरप्ट नहीं करने वाला, स्टिल वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए वहाँ पे उसने अपने एक अवतार को रखा हुआ था। वही उसका जो दूसरा अवतार था वो हम लोगों को वर्ल्ड एंट्रेंस के ऊपर देखने के लिए मिल सकता था, जो कि उन क्रिएचर्स को सप्रेस किए बैठा हुआ था। वही तीसरी बार ये जो ब्लड स्पिरिट स्टार होता है वो वापस से इरप्ट होता है एंड इसके अंदर से लू फेंग को कुल मिला के 53 स्टार्स मिलते हैं, जिनको लेके लू फेंग डायरेक्टली चुयू के पास चले जाता है। चुयू था वो इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन के अंदर था हेवनली रैंक मिशन के लिए। वो उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहा था क्योंकि ये जो मिशन है ये इस बंदे के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लू फेंग कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी अपना बेस्ट दिया है, तुम्हारे चिंता करने से रैंकिंग के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला। जो लू फेंग था वो इस वक्त काफी ज्यादा काम था, वो आराम से बैठ के अपनी वाइन पी रहा था। वही जो चुयू होता है वो कहता है मैं ब्लड स्पिरिट गोल्ड बॉल मिशन के अंदर डेफिनेटली सबसे आगे हूँ, एंड सबसे आगे नहीं बहुत ज़्यादा आगे हूँ बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर। ये इवन जो सेकंड रैंक के ऊपर फॉल करेगा उस बंदे के पास भी बस 25 ही ब्लड स्पिरिट गोल्डन पर्ल्स है। इस बार जब लू फेंग ने पूरे के पूरे ब्लड स्पिरिट स्टार को अपने कब्जे के अंदर ले लिया था, काफी सारे जो मार्केसेस थे वो लू फेंग से इन ब्लड स्पिरिट स्टार्स को खरीदना चाहते थे। एंड वैसे भी जो चुयू है उसका मिशन ऑलरेडी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे एंड काफी ज्यादा बड़ी लीड के साथ आगे चल रहा था। लू फेंग चाहता तो वो आराम से इन ब्लड स्पिरिट ऑब्स को बेच सकता था जिससे कोई भी
फर्क नहीं पड़ता। लू फेंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए काफी सारे फर्स्ट रैंक के जो मार्किसेस है वो लू फेंग से काफी ना नफरत करने लग गया है। लू फेंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि मुझे उन लोगों की कोई परवाह है? चुयू होता है वो लू फेंग की बात सुन के वो भी हंसने लग जाता है। चुयू जानता था कि लू फेंग कितना ही ज्यादा पावरफुल है, इवन पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, इवन गॉड किंग लेवल के अंदर भी, मतलब इनिशियल लेवल के अंदर। इसी के बाद हम लोगों को रैंकिंग बताई जाती है, जिसके अंदर हम लोगों को बताया जाता है कि जो लू फेंग वाला मिशन था इसके ऊपर ये बंदा ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर था। जो मिशन चूहे ने खुद परफॉर्म किए थे यानी कि सेकंड और थर्ड मिशन, उसके अंदर एक मिशन के अंदर वो थर्ड प्लेस के ऊपर आया था और दूसरे मिशन के ऊपर फोर्थ प्लेस के ऊपर, लेकिन स्टिल अभी तक ओवरऑल रैंकिंग नहीं आई थी। इसलिए जो चूयू था वो काफी ज्यादा चिंतित था। जो लू फेंग होता है वो कहता है, मैंने सुना है कि जो चूइंग मार्किस है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आया दोनों के दोनों सब मिशन के अंदर। वही जो चूयू होता है वो कहता है, हाँ ये बात सही है, जो चूइंग मार्किस है वो दोनों मिशंस के अंदर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आया, सिवाय तुम्हारे वाले मिशन के बाद। जो चूयू मार्किस है वो भी काफी टैलेंटेड पर्सन है, वो किसी भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता तुम्हारी तरह, वो बस अपने डाव को कॉम्प्रहेंड करता है। एंड उसने अपने 2 सबमिशंस के अंदर सही में काफी ज्यादा भयानक परफॉर्मेंस दिया था। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डीचू लीनियज का मालिक वही बंदा बनने वाला है, जैसे कि अभी एम्परर चू है, एम्परर चू की नेक्स्ट पोजीशन ही बंदा लेने वाला है। वही जो लू फेंग होता है वो भी अपनी मुंडी हिलाता है, क्योंकि वो जानता था कि इवन जो डी किंग है वो भी चूइंग मार्किस की काफी ज्यादा तारीफ किया करता था। लेकिन फिर चूइंग कहता है, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल वो आपसे फिर भी काफी ज्यादा पीछे है, क्योंकि ब्रदर लू है आपने तो अपनी खुद की ओन सीक्रेट टेक्निक बनाई जिसकी मदद से आपने जॉर्डरिलम ट्रांसेंडेंट लेवल के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की, एंड इवन अर्ली गॉड स्टेज के अंदर भी शायद ही कोई पर्सन होगा जो आपको मार पाए। जो चूइंग मार्किस है उसका पोटेंशियल जो है वो लिटरली नंबर 1 कहा जाता है, लेकिन बस रॉयल फैमिलीज के अंदर। लेकिन अगर लू फेंग के पोटेंशियल की बात की जाए तो उसके पोटेंशियल को तो पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 के ऊपर माना जाता है। लू फेंग कहता है कि किंग बनना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। लू फेंग इस वक्त 3 ब्रांचेस ऑफ ग्रेट डाउ ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को कॉम्प्रहेंड कर रहा था, एंड 2 ब्रांचेस ऑफ ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंड इवन हुनियान स्पिरिट फ्रूट के मदद से भी वो काफी ज्यादा उसकी स्पीड तेज हो चुकी थी। उसके बाद भी वो अभी तक अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था अपनी काफी सारी सेवरल सीक्रेट टेक्निक्स के अंदर। इसी तरीके से टाइम बीतता रहता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है ना कि सिर्फ डीचू और भी बाकी सारे जितने भी फर्स्ट रैंक के मार्किसेस थे वो सारे के सारे इस वक्त रिजल्ट का वेट कर रहे थे। वो सारे के सारे लोग फाइनल रिजल्ट्स को जानना चाहते थे हेवनली रैंक मिशन के। फाइनली एक दिन रिजल्ट अनाउंस हो जाता है हेवनली रैंक मिशन का। हम लोगों को कैपिटल ऑफ चू के अंदर चू चैंग मार्किस देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है वो टोरिलम पैलेस के लोग वो सारे के सारे एक नंबर के यूजलेस है। जो चू चैंग मार्किस था वो 4th रैंक के ऊपर आया था उन फर्स्ट 7 रैंक मार्किस के अंदर, जो कि चू यू फैमिली के अंदर है। वो टॉप 3 के अंदर आता तो शायद से उसे ज्यादा रिसोर्सेस मिलते। इस बंदे ने 2 पैलेस रिलम वाले बंदों के साथ भी इवन हाथ मिलाया था। उसके बाद भी ये सब चीजें करके भी कोई मतलब नहीं रहा। चू चैंग मार्किस ने बदले में ये कहा था कि अगर वो फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड मिशन के अंदर आता है तो वो अपना कुछ हिस्सा 2 रिलम पैलेस को देगा, क्योंकि अभी वो 4th प्लेस के ऊपर आया तो उसे ये सब चीजें करने की कोई नीड नहीं है। वही हम लोग को चूयू और लू फेंग देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थे फाइनल रैंकिंग के लिए। फाइनली हम लोग को पता चलता है कि जो चूयू होता है वो 2nd प्लेस के ऊपर आया होता है फाइनल रैंकिंग के अंदर। चूयू अपनी 2nd रैंकिंग को दिखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इवन उसके हाथों के अंदर जो वाइन कप होता है वो भी जमीन के ऊपर गिर जाता है। वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है, मैं 2nd रैंक के ऊपर आया, मैं तो अभी भी एक न्यूली प्रमोटेड फर्स्ट रैंक मार्किस था, उसके बाद भी मैं 2nd रैंक के ऊपर आया। इसका मतलब लू फेंग समझ चुका था, यानी कि चूइंग मार्किस जो है वो फर्स्ट रैंक के ऊपर आया होगा। उसके बाद जो चूयू होता है वो एक्साइटेडली कहता है कि जो चूइंग मार्किस है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आया, मैं 2nd पोजीशन के ऊपर आया हूँ, एंड 3rd पोजीशन के ऊपर चू फेंग मार्किस आया, एंड 4th पोजीशन के ऊपर चू चैंग मार्किस, 5th पोजीशन के ऊपर चूजे मार्किस, और 6th पोजीशन के ऊपर चूलिन मार्किस। चू जुआन मार्किस जो था जिसका लू फेंग ने मार मार के लिटरली जूस बना दिया था, वो 7th पोजीशन के ऊपर आया था। चूयू था वो फर्स्ट रैंक के ऊपर इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसके जो पर्सनल बाकी के 2 टास्क थे उसके अंदर उसने कुछ इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। 3rd और 4th पोजीशन के ऊपर आया था, बट लू फेंग वाले मिशन ने इसको इतना बड़ा बूस्ट दे दिया कि ये डायरेक्टली 2nd पोजीशन के ऊपर आ गया, क्योंकि इन लोगों के बीच में ये जो ब्लड स्पिरिट ऑफ का जो डिफरेंस आ गया था वो काफी ज्यादा बड़ा आ चुका था, जिसकी वजह से इसको कुछ बोनस पॉइंट्स मिले एंड ये 2nd रैंक के ऊपर आ गया। इसी के साथ जो चूयू होता है वो लू फेंग से कहता है, ब्रदर लू अभी मैं जाता हूँ, मुझे जल्दी से जाके रिसोर्सेस कलेक्ट करना है डीचू पैलेस से। वही जो लू फेंग होता है वो भी स्माइल करते हुए कहता है, जाओ जाओ जल्दी जाओ। वही एक वास्ट वर्ल्ड के अंदर हम लोगों को एक फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। इस पर्सन के आसपास हम लोगों को काफी सारी ग्रैंड फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती थी, जैसे कि ये कोई भगवान हो। अभी इसे एक आवाज आती है, तुम 10,000 फॉर्मेशन डायग्राम की मदद से एंड हुनिया स्पेस एसेंशियल फॉर्मेशन 8 स्क्रोल से इसके फाउंडेशन की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये जो बंदा होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो देखता है कि सामने एम्पर यान थे, एंड इस बंदे का नाम था एम्पर फू। जिस फ्लेमिंग फिगर को मैंने पहले डिस्क्राइब किया था वो भी एम्पर यान ही थे। एम्पर फू होता है वो एम्पर यान की तरफ दिखते हुए कहता है कि ब्रदर एम्पर यान क्या हुआ। एम्पर फू से कहता है कि जो जियांसी सिटी को गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
वो हमेशा से मेरी एम्परर यान लिनियज की रही है। मैंने यानचू को वहाँ पे गार्ड करने के लिए रखा था जियांजी सिटी के अंदर, एंड वो ये काम काफी ज्यादा अच्छे से कर रहा था। बट रिसेंटली जो लू है उसने डायरेक्टली जियांजी सिटी के ऊपर अटैक कर दिया एंड यानचू के सारे अवतार्स को मार दिया। उस बंदे के कारण हुनयान ब्लड लाइन क्रीचर्स के बीच में काफी ज्यादा हलचल मच चुकी थी। जिसके बाद जो एम्परर फ्रूट है वो प्रथम एम्परर यान से कहता है, एम्परर यान ये जो टास्क है ये आपके लीनियज से बिलोंग करता था। आई थॉट आपने ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में एम्परर चू से डिस्कस कर लिया होगा। फ्रूट कहता है कि ऑलरेडी ये जो हेवन लेवल का टास्क है ये खत्म हो चुका है, एंड अभी जब ये खत्म हो चुका है तो मुझे लगता है आपको इस सब चीज़ों के बारे में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। रियान कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो जियांजी सिटी है उसके ऊपर अटैक करने वाले को सेवरली पनिश करना चाहिए कि वो एक वर्ल्ड एंट्रेस है जिसे हमारे एंसेस्टर ने खुद बनाया था पर्सनली अपने लाइव ब्लड से। वो कहता है कि हाँ कोई भी नॉर्मल पनिशमेंट इस बंदे के लिए कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो लो है इसकी काफी सारे अवतार है। रियान कहता है क्यों ना मैं इसे मैग्मा ओल्ड डीमन वर्ल्ड को गार्ड करने की पनिशमेंट दे दूं। चीज सुनते ही जो एम्परर फ्रूट है थोड़े से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मैग्मा ओल्ड डीमन वर्ल्ड था ये काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल एंट्रेंस गेट था जिसके अंदर हुनयान ब्लड लाइन के क्रीचर रहते थे। इस वर्ल्ड के एंट्रेंस को हमेशा एक गॉड किंग लेवल के टेस्टर के द्वारा गार्ड किया जाता था। वो जो मैग्मा डीमन वाले जितने भी क्रीचर्स है उन लोगों की जो हुनयान ब्लड लाइन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए इवन यहाँ पे अगर कोई गॉड किंग को भी यहाँ पे गार्ड करने के लिए रखा जाए तो उसकी जो ब्लड लाइन है वो करप्ट होने का काफी ज्यादा खतरा होता है, कि बस यहाँ पे रहने से आपकी ब्लड लाइन करप्ट हो सकती है। प्रभु कहता है कि मैग्मा वर्ल्ड अगर इस बंदे को गार्ड करने के लिए दिया तो मे भी हो सकता है कि लोहे की जो स्ट्रेंथ है वो कंटेमिनेट हो जाए। रियान कहता है लेकिन मेरे हिसाब से ये जगह इस बंदे के लिए एकदम परफेक्ट। ये चीज सुनने के बाद जो एम्परर फ्रूट है वो एम्परर यान से कहता है शायद पहले एम्परर चू मेरे से मिलने के लिए आए थे एंड उन्होंने मुझसे कहा था कि उनके डिसाइपल से एक गलती हो चुकी है एंड वो उनकी इस गलती को मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉज उसके ये डिसाइपल को पनिशमेंट मिलनी भी चाहिए। अगर उनके डिसाइपल को यांगफेंग एंशिएंट नेशन के लॉज के विरुद्ध कोई पनिशमेंट दी जाती है या फिर उससे ज्यादा एक्सीडेड कोई पनिशमेंट दी जाती है तो वो इस मैटर को एंसेस्टर से रिपोर्ट करेंगे। एम्परर यान इस चीज को सुनते हैं वो थोड़े से शॉक हो जाता है। एम्परर होता है उनके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी पनिशमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। कोई भी करंट एम्परर या फिर कोई भी करंट रूलर काफी ज्यादा बाकी लोगों के ऊपर शक्ति बरताता है तो जो बाकी के एम्परर्स है वो पनिशमेंट्स को रेसिस्ट कर सकता है एंड इवन वो इन सारी चीजों को एंसेस्टर के साथ डायरेक्टली रिपोर्ट भी कर सकता है। रियान कहता है कि एम्परर चू ने आज तक कभी भी किसी भी पनिशमेंट को रेजिस्ट नहीं किया, ना उन्हें कभी कोई पनिशमेंट मिली है, ना उन्होंने कभी एंसेस्टर से कोई भी इतने छोटे मोटे मामले के लिए दरखास्त लगाई है। अगर वो सही में इतने छोटे से मैटर के लिए एंसेस्टर के पास जाते हैं तो ये काफी ज्यादा सर दर्द हो जाएगा। वैसे भी जो एम्परर चू है उन्होंने बचपन से आज तक कभी भी हुनयान ब्लड लाइन को कल्टिवेट नहीं किया एंड उसलिए उनको एक अलग स्टेटस दिया जाता है पूरे के पूरे 13 एम्परर्स के बीच में। वो कहता है कि एट द एंड एम्परर चू ने कोई भी बात गलत नहीं किया, उनके पास लीगल वैलिड पॉइंट्स है, हमें लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही रह के लू फैंग को सजा देनी पड़ेगी। हम अपनी मर्जी से या फिर अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उसे ज्यादा सजा नहीं दे सकते कि अगर वो सही में एंसेस्टर के पास चला गया तो सही में ये हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सुन के एम्परर यान का थोड़ा सर दर्द हो जाता है एंड वो एम्परर की तरफ दिखते हुए कहता है तो आप ही क्यों मुझे कोई पनिशमेंट सजेस्ट नहीं करते। प्रभु कहता है क्यों ना तुम मुझे जियांजी सिटी को गार्ड करने के लिए रख दो, कि इस वक्त कोई भी जनरल नहीं है जियांजी सिटी को गार्ड करने के लिए। तुम उसे लगभग 10,000 ईयर्स के लिए बिना किसी सैलरी बिना किसी मेरिट के उस वर्ल्ड गेट को गार्ड करने के लिए रख दो। किसी भी बॉर्डर सिटी को गार्ड करना ये इंडीड काफी ज्यादा हार्ड टास्क है। ऐसे ड्यूटीज के लिए जो भी पर्सन वहाँ पे गार्ड कर रहा होता है उसे काफी ज्यादा हाई मेरिट्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम उसके मेरिट्स को इरेज करते तो डेफिनेटली ये चीज उसके लिए थोड़ी सी परेशान देने वाली हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एम्परर चू का पैलेस देखने के लिए मिलता है जहाँ पे लू फैंग एम्परर चू से मिलने के लिए आता है। तो एम्परर चू होता है वो लू फैंग से कहता है कि तुम्हारी पनिशमेंट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम जियांजी सिटी को 10,000 ईयर्स के लिए गार्ड करोगे। अगर देखा जाए तो ये जो पनिशमेंट है ये स्टिल काफी द सेवरर है, लेकिन उसके बाद भी ये लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही आती है तो इसे एक नॉर्मल पनिशमेंट के तौर पे ही काउंट किया जाएगा। जिसे सुनने के बाद लू फैंग चू की तरफ देख ग्रीट कर देता है एंड उन्हें थैंक यू कहता है कि जब तक ये जो पनिशमेंट है ये नॉर्मल फ्रेमवर्क्स के अंदर ही आती है फिर नॉर्मल रेंज पनिशमेंट के अंदर ही आती है तब तक लू फैंग को चिंता करने वाली कोई बात नहीं थी। अगर उसके मास्टर ने एक बार कह दी थी कि ये जो पनिशमेंट है ये नॉर्मल है तो लू फैंग के लिए भी ये पनिशमेंट नॉर्मल बन चुकी थी ऑलरेडी। और ये चीज सुनने के बाद जो एम्परर चू होता है वो लू फैंग से कहता है मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे डिसाइबल नहीं होते तो एम्परर यान तुम्हें कभी भी इस तरीके से टारगेट नहीं करते। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, अगर मैं खुद के डिसाइपल को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो मैं किस तरीके का टीचर हूँ। जो एम्परर चू होता है वो अपने हाथों को वेव करता है एंड वो लू फैंग को एक गोल्डन एरे तिलिस्मान देता है एंड साथ ही साथ कुछ स्क्रोल्स भी देता है। लू फैंग तुरंत एक गोल्डन एरे तिलिस्मान और उन स्क्रोल्स को उठा लेता है। इस स्क्रोल के अंदर उन तिलिस्मान को यूज करने के बारे में लिखा गया था एंड जो तिलिस्मान है ये जियांजी सिटी के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लू फैंग होता है वो उस एरे तिलिस्मान की तरफ देखता है एंड क्योंकि लू फैंग का पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई था इसलिए लू फैंग इस चीज को जल्दी मास्टर कर लेता है
एंड उसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती इन एरे फॉर्मेशन को समझने के लिए। इसी के साथ एम्पर चू भी लू फेंग से कहता है कि तुम्हारे करंट स्ट्रेंथ के साथ जियांजी सिटी को गार्ड करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस सबसे बड़ा इशू ये है कि तुम्हें इस जगह को लगभग लगभग 10,000 एरास के लिए गार्ड करना पड़ेगा। एंड ये जो पनिशमेंट है ये खुद एम्पर फू के द्वारा डिसाइड की गई है। सो इवन अगर तुम गॉड किंग लेवल के ऊपर भी चले जाते हो उसके बाद भी तुम्हें 10,000 एरास कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लू फेंग कहता है कि मेरे पास काफी सारे अवतार्स है तो मुझे इन सब चीजों को करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुन के एम्पर चू स्माइल करता है एंड कहता है चलो ठीक है अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद लू फेंग यहाँ से चला जाता है। लू फेंग को जियांजी सिटी की गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो भी 10,000 ईयर्स के लिए। इस चीज की जो न्यूज होती है वो पूरी तरीके से फैल जाती है काफी ज्यादा तेजी से। यांगमाई एशियन नेशन के अंदर बहुत जल्दी सभी लोगों को ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में पता चल गया था। चूयू को भी इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। जब चूयू को इन सब चीजों के बारे में पता चलता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था लू फेंग के लिए। जो लू फेंग था वो चूयू का मिशन कंप्लीट करने के लिए गया था एंड उसी के मिशन के दौरान उसकी यांचू की तरह दुश्मनी हुई एंड उसी दुश्मनी के चक्कर में लू फेंग को ये पनिशमेंट मिली। लू फेंग कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। मैं अपने एंगर को टॉलरेट नहीं कर पाया एंड मैं यांचू के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने के लिए चला गया एंड इसी के साथ मैंने यांचू के अवतार्स एंड काफी सारी डिवाइन फॉर्मेशंस को भी तबाह कर दिया। इसके बाद भी जो चूयू था उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। जो चूयू होता है वो अपने हाथों को वेव करता है एंड उसके हाथों के अंदर एक गोल्डन बॉटल आ जाता है। बॉटल वो लू फेंग को दे देता है एंड उसे कहता है कि ये जो बॉटल है ये सब चीजें मुझे हेवन लेवल टास्क से मिली थी। ये कॉम्प्रहेंशन ऑफ डाउ के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, ये आपके माइंड एंड विल को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देती है। जो फ्रेश स्पिरिट लिक्विड की बॉटल थी चूयू को मिलने वाले रिसोर्सेज के अंदर सबसे ज्यादा मेरिट पॉइंट ऑक्यूपाई करती थी, लेकिन ये मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स था जो कि लगभग लगभग अकेले उसकी 50% रिसोर्सेज के बराबर में थी। उन्हें लगभग लगभग अपने आधे रिसोर्सेज लू फेंग को दे दिए थे, यानी कि बस एक बॉटल दी थी लेकिन यही आधे रिसोर्सेज के बराबर में थी। एंड वो इसने इसलिए किया था क्योंकि लू फेंग की मदद से वो कभी भी सेकंड रैंक के ऊपर नहीं आ पाता, ना कि वो कभी थर्ड रैंक के ऊपर आ पाता। एंड लू फेंग उसका काफी अच्छा खासा दोस्त था एंड लू फेंग ने उसकी काफी ज्यादा मदद की थी, इसलिए वो लू फेंग को ये चीज दिया था। साथ ही साथ वो एक चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था कि जो लू फेंग का नेचर है वो कभी भी लेने वाला नहीं है। और वो आज लू फेंग के ऊपर कोई भी एहसान करता है तो फ्यूचर के अंदर लू फेंग डेफिनेटली इस एहसान को चुकाएगा। एंड लू फेंग जो था वो जल्दी गॉड किंग लेवल के ऊपर जाने वाला था। लू फेंग से अच्छे संबंध बना के रखना इस बंदे के लिए एक काफी अच्छी खासी डील थी। वैसे ये सब काम ये डील के लिए नहीं कर रहा था, ये सही में दिल से लू फेंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। वही जो लू फेंग होता है वो भी इस चीज को रिफ्यूज नहीं करता एंड डायरेक्टली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है एंड चूयू को थैंक्स कहता है। भाई चूयू लू फेंग से कहता है उल्टा मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुम्हारे कारण ही मैं सेकंड पोजीशन के ऊपर आ पाया हूँ। जो चूयू होता है वो कहता है कि मैं अभी जाता हूँ, मुझे काफी सारे काम है तो और भी काफी सारी जगहों के ऊपर जाना है। लू फेंग उसकी तरफ देख के स्माइल कर देता है, जिसके बाद चूयू ऐसे चला जाता है। चूयू के जाने के बाद जो लू फेंग होता है वो उस फ्रेश स्पिरिट लिक्विड की तरफ देखता है। जब लू फेंग इस ट्रेजर की तरफ देखता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि जो फ्रेश स्पिरिट लिक्विड है ये लिक्विड इनहेरिटेंस हॉल के अंदर नहीं था, ये बस सुपर अपर इकोनॉमी रॉयल फैमिलीज के लिए प्रिजर्व करके रखा गया है। यानी कि ये जो लिक्विड है ये बस चूयू के पास है एंड चूयू को ये चीज मिली है हेवन लेवल टास्क की वजह से, वरना नॉर्मली ये जो चीज है ये मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। जो लू फेंग होता है वो मनी मन चूयू से कहता है ब्रदर चूयू अभी भी काफी ज्यादा लंबी जिंदगी बची है, जियांजी सिटी को बस 10,000 साल के लिए गार्ड करना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इवन थॉट में एक गॉड किंग लेवल का वॉरियर ही क्यों ना बन जाओ। इसी के साथ लू फेंग के फेस के ऊपर एक स्माइल रहती है एंड ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।